धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ कॉरिडोर बनाने के लिए तकरीबन 33,000 बड़े पेड़ और छोटे मिलाकर के 1 लाख पेड़ों को काटने की योजना है। तो क्या भारत सरकार के संज्ञान में ये बात है, और अगर है तो भारत सरकार इस पे सहमति दर्ज करा रही है? दूसरा इसी के साथ मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि उत्तराखंड का जोशी मठ लगातार दरक रहा है, लोग भयभीत हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि 182 और 184 में भी जो आपने दिखाया है कि लगभग किस वन तराई और पहाड़ी में कहाँ पे वन बढ़ रहे हैं और कहाँ पे कम हो रहे हैं, और उस डेटा में तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ले, हिमाचल ले, उत्तराखंड ले, सिक्किम ने, नॉर्थ ईस्ट ले, सब में वन क्षेत्र घट रहा है और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट भी दोबारा से उन्हीं वन क्षेत्रों में लिए गए हैं। तो क्या ये सही है कि 1000 मीटर से ऊपर के सारे खासकर पहाड़ी इलाकों में लगातार वन क्षेत्र घट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे जो प्रोजेक्ट हैं आपके आंसर में लगातार उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में है? फिर मैं आऊंगी कि जो भागीरथी 4 धाम वाली योजना है, आप खुद कह रहे हैं कि वो सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसको भी जहां पे 6,500 देवदार के पेड़ भी हैं, और दूसरा जो सिलकवारा हुआ उसमें भी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया था। तो क्या ये सही है कि एक तरफ हम वन बचाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी बहाने से प्रोजेक्ट करने के लिए आज की तारीख में 1000 मीटर के ऊपर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हम अपने ही वन क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। उसी में सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सरकार एमएसएमई को क्षेत्र को बढ़ाने की बात करती है, बेरोजगारी को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन सरकार जो बजट में सादर हुआ है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का बजट में सिर्फ 500 कंपनियों को तक ही शामिल किया गया है। एमएसएमई का इसमें जो है वो कुछ शामिल नहीं किया है। उसको क्यों नहीं शामिल किया? ये है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जो पिछला उत्तर सम्मानीय मंत्री महोदय ने दिया था, जो 25 तारीख को दिया था अधिवेशन में, उसमें उन्होंने कहा था, जिसका उल्लेख सम्मानीय उन्होंने किया उद्यम देसाई साहब ने, उद्यम पोर्टल के बारे में। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अगर उनका जवाब पिछले हफ्ते का आप देखेंगे तो सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, जो उद्यम पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन में जो है लगभग जो है अध्यक्ष महोदय 2.76 करोड़ एमएसएमई हुई है, उसमें से 49,000 एमएसएमई जो है वो बंद हुई है। और महाराष्ट्र की बात करें सम्मानीय अध्यक्ष महोदय तो 45,000 में सम्मानीय अध्यक्ष महोदय 12,000 एमएसएमई हमारी बंद हुई है। मतलब 45,000 में से अगर 12,000 एमएसएमई बंद हुई है महोदय, माननीय सदस्य प्लीज। सभापति महोदय, मैं आपके सदन के साथ एक रखना चाहता हूँ। सब लंबाड़ी जो बंजारी कम्युनिटी है, सब बंजारा कम्युनिटी, वो कम्युनिटी पूरा भारत में है, उसका पॉपुलेशन है 12 करोड़ से 16 करोड़ तक। उस वास्ते वो कम्युनिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है साहब, मगर बोली एक ही है। जो हिंदी बोलते हैं वैसा बोली एक ही है, जो 16 करोड़ का पॉपुलेशन का बंजारा कम्युनिटी का। जो हमारे बिछड़े हुए जात को एक एक स्टेट में एक वैसा है। कई दिल्ली में धरना हो चुके हैं, कई स्टेट में धरना हो चुके हैं, मगर उसको आज तक 8th शेड्यूल में मिलाना चाहिए साहब। 8th शेड्यूल में मिलाने से भारत में आज लंबाड़ी जो जाति है, हमारा 16 करोड़ पॉपुलेशन है, उस वास्ते इनको, ये जाति को आप कैसा भी करके आपके माध्यम से सरकार को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो 8th शेड्यूल में मिलाए। धन्यवाद। थैंक यू साहब। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सड़क एवं परिवहन मंत्री आपके माध्यम से उनको आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 121 जो कि राजस्थान के आगरा से लेकर के बीकानेर तक जाता है, और दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सर इसका निर्माण 30 वर्ष पूर्व हुआ था, और इस पर जब निर्माण हुआ था
तो उस टाइम कुछ ऐसी तकनीकी खामियां रह गई, कुछ ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स रह गए, उसमें ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं, कोई ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा इस टाइम बढ़ गया। सर मेरा निवेदन ये है कि जितने भी वहाँ पे क्रॉसिंग्स हैं, चाहे शहरों के बाईपास पे एंट्री पॉइंट हैं शहरों के, चाहे अपने वैसे क्रॉसिंग्स हैं, वो सारे क्रॉसिंग्स पे जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं वो 1 किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर पीछे बना दिए गए। और मैं समझता हूँ देश में कोई भी ऐसा हाईवे नहीं है जिस पर ये क्रॉसिंग आगे पीछे बनाए गए हो। सब जगह चौराहे पे क्रॉसिंग बनते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा हाईवे देश का ये, इस पर सारे क्रॉसिंग पे कहीं भी फ्लाईओवर नहीं बनाए गए, आगे पीछे बनाए गए। और जो हमारे दौसा शहर है विशेषकर, उसका एंट्री पॉइंट पे भी फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, उसका आउटर पॉइंट पे फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितने भी ब्लॉक स्पॉट है उन पर इम्प्रूवमेंट किया जाए और वो सारे फ्लाईओवर चौराहे पर बनाए जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो सके। दूसरा एक निवेदन और है, एक हाईवे 200 का और गुजरता है 48 नंबर का, वो खाटू श्याम जी को जोड़ता है सीधा, और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड उस पर ऊपर है, वो भी 2 लेन का है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं, अब सरकार से चाहते हैं कि उसको 4 लेन किया जाए, उस पर भी रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। ये 2 ऐसे कारण हैं टेक्निकल जिनकी वजह से नेशनल हाईवे 121 और नेशनल हाईवे 48 पर ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते हैं। हर माह 2-4 मौत हो जाती हैं। तो मेरा निवेदन है इनमें सुधार किया जाए। अपने परिवहन मंत्री जो है नहीं यहाँ पर, मेरा निवेदन ये है कि काफ़ी अच्छे हैं रोड के मामले में, उन्होंने काम भी देश में बहुत किया है, तो इन दोनों रोडों पर जरूर गौर करेंगे, इनमें सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, thank you so much, sir. Sir, NH66, which starts from Kasaragod to Trivandrum, is one of the prestigious projects of the government of India. And we are all the members of the parliament are beneficiaries because it's clearly dividing Kerala into 2. So the highway, the 45-meter highway is going to benefit all the people of Kerala. Sir, my specific question is, the particular highway in my constituency from Mootagundam to Edappalli, there are a lot of places which clearly needs underpasses, where there are many educational institutions in Cheranallur, in Varapura, in Kunamavu, right till Mootagundam and Pattanam. These are places which clearly needs underpasses because thousands and 10,000s of people live in areas where it is clearly divided. So we have given a proposal for constructing new underpasses in this particular NH66. Also, the Edappalli junction, Lulu junction to Arur needs an elevated highway. The DPR is already under consideration. So we request you to allot the elevated highway, sir, because you know land acquisition in Kerala is so expensive. The particular, sir, concluding, sir, concluding. Sir, 45 meters is not there from Edappalli to Arur. So if you go for land acquisition, the exorbitant land rates, you won't be affordable to get the land, and there are a lot of flats and religious institutions. So I request you to allocate the elevated highway from Edappalli to Arur as well. Sir, Chairman, sir. Chairman, sir. Despite recurring landslides in Wayanad due to rain, there were neither Doppler weather radars nor any manual observatories of India Meteorological Department. The Union government has approved putting upon X-band radar with an observation range of 100 kilometers in the year 2023 in Kozhikode, which will cover Wayanad as well, but the site inspection has not been completed even till today. Manual observatories are essential for assessing many climate conditions that are lacking in Wayanad. It has been a long pending demand of Kerala for permanent weather radar in North Kerala, but it is yet to be installed. So what happened in Wayanad is because of the mishandling of the central government, and therefore owing moral responsibility to what happened in Wayanad. The union government should be declare Wayanad tragedy as a national disaster and pay adequate compensation to everyone who suffered due to the tragedy in Wayanad. Such a tragedy Kerala has never experienced. Thank you, sir. Thank you.